अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज हमने यानी लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, क्लास फर्स्ट ईयर। इससे पहले जो लेक्चर था, खासकर लेक्चर नंबर 1 में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था आपके पास यानी वेक्टर को आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और आज के जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने डिस्कस करना है टू टेल रूल, जो कि ये ग्राफिकल मेथड है। मैंने आपको यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड बताए थे। नंबर 1 था सिंबॉलिकली या सिंबॉलिक मेथड या एनालिटिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, यानी एक ग्राफिकल मेथड था। और दूसरा जो आपके पास था सिंबॉलिकली या सिंबॉलिक मेथड था या एनालिटिकल मेथड था, यानी इसके दो नाम। ठीक है, तो वो लेक्चर नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आज यहाँ पे हमने यानी ग्राफिकल मेथड जो आपके पास है उसका एक मेथड को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास है टू टेल रूल, जो कि क्लास 9 में आपने इसको डिटेल से डिस्कस किया। और वहां पे आपने मेरे जो लेक्चर्स है क्लास 9 फिजिक्स, वहां पे मैंने आपको समझाया भी था, यानी इस पर भी लेक्चर अपलोडेड है। लेकिन अगर आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया, यानी क्लास 9 का जो फिजिक्स था उसको आपने डिटेल से नहीं पढ़ा, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको है टू टेल रूल में बिल्कुल इजी तरीके से, इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। है टू टेल रूल, टेक एनी वन वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर यानी एग्जांपल वेक्टर ए। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एक वेक्टर लिया और उस वेक्टर का जो नाम है वो वेक्टर ए, बी नाम दिया, सी दिया, डी दिया, जो भी नाम दे सकते हो, आपका मर्जी, एक्स वाई जेड। ठीक है, दूसरा जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि देन ड्रा नेक्स्ट वेक्टर, यानी वेक्टर भी आपने दूसरा वेक्टर लिया, उसको आपने नाम दिया वेक्टर बी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये वेक्टर भी बनाया, इसका डायरेक्शन मैंने यानी इस बिल्कुल डाउनवर्ड बनाया है, आपका मर्जी इसका डायरेक्शन कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है सच डेट इट शेल कंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। आपने क्या करना है, ये जो वेक्टर बी है इसको आपने कंसाइड करना है, इसका जो टेल है आपने क्या करना है, इसका जो टेल है आपने वेक्टर ए का जो हेड है यानी उसका जो सर है और उसके साथ आपने इसको कंसाइड करना है। सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर सी डी, यानी इफ एनी वेक्टर, इसके अलावा बहुत सारे वेक्टर ले सकते हैं, ये नहीं कि आपने दो वेक्टर लिए। यहाँ पे मैंने आपको दो वेक्टर का एग्जांपल बताया है, आप 3, 4, 5 इस तरीके से 10 वेक्टर भी आप ले सकते हो और उसका रिजल्टेंट भी फाइंड कर सकते हो है टू टेल रूल के थ्रू। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, नो ड्रा द रिजल्टेड वेक्टर आर इट शेल कंसाइड विद द टेल ऑफ वेक्टर ए while it had coincide with the head of vector b। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो b वेक्टर है इसका टेल आपने कंसाइड करना है with the head of vector a। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रहा मैंने वेक्टर a का जो हेड है उसको कंसाइड किया with the tail of vector b, ये आपको नजर आ रहा है, ये वेक्टर b है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का क्या तरीका है, आपके पास ये तरीका है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर जो था वहां से आपने रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है और लास्ट वेक्टर का जो हेड है यानी रिजल्टेंट का जो टेल है, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल उससे आपने कंसाइड करना है। इस तरीके से आखिरी वेक्टर का जो हेड है और इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड, यानी हेड को हेड से आपने मिलाना है, कंसाइड करना है। ये है आपके पास, यहाँ पे मैंने वो वर्डिंग में भी लिखा हुआ है कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरीके से शो करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इट शेल कंसाइड विद द टेल ऑफ वेक्टर ए, यानी इसका जो टेल है वो आपने वेक्टर ए के टेल के साथ कंसाइड किया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाइल इट हैड कंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का जो हेड है इस तरीके से आपने उसको कंसाइड करना है रिजल्टेंट वेक्टर के साथ। और यह आपके पास रिजल्टेंट है। यहाँ पे एक मैंने फार्मूला लिखा है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन स्टूडेंट के जहन में यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हो सकते हैं, वो इस तरीके से अराइज हो सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट के जहन में यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर वेक्टर को यहाँ पे आपने इस फार्मूले की फॉर्म में लिखा है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी यहाँ पे आपके पास ए इज इक्वल टू 4 न्यूटन है, बी इज इक्वल टू 3 न्यूटन है। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 7 न्यूटन, क्योंकि फोर्स आपके पास वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड भी, उसका डायरेक्शन भी है। लेक्चर 1 में मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया। तो यहाँ पे 7 आपके पास आ गया, तो यहाँ पे हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करने की क्या जरूरत है? हम सिंपल अर्थमेटिक मीन के थ्रू ऐड कर सकते थे, यानी 3 + 4 = 7। तो ये जो आपके पास फार्मूला है या ये जो है टू टेल रूल है, यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए यानी इस फार्मूले को लगाने की क्या जरूरत पड़ी, या ये जो आपके पास मेथड ये आपने क्यों लगाया, इसका क्या रीजन है? नंबर 1 रीजन आपके पास ये है, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है r = a + b, ये अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है a ये और दूसरा वेक्टर भी इसके साथ है, यानी यहां से वेक्टर b, तो यहाँ पे r ये वेक्टर a हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर b हो गया, ठीक है, और यहाँ पे r आपके पास क्या, r = a + b है। बिल्कुल सिंपल, यानी r मैंने क्या कहा, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। r = 3 + 4 कितना आ गया, 7। तो ये आपके पास क्या है, बिल्कुल आपने हेड टू टेल रूल के थ्रू इसका रिजल्टेंट तो फाइंड किया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी जहन में क्वेश्चन अराइज होगा, वो कैसे कि सर फिर इस ये जो है टू टेल रूल है इसको लगाने की क्या जरूरत पड़ी? नंबर 1, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये इस वेक्टर के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज है। हाँ, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो बिल्कुल आप अर्थमेटिक मीन के थ्रू उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते और हेड टू टेल रूल के थ्रू भी सोल्व कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है कि एक का डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर है, दूसरे का डायरेक्शन नीचे, तो यहाँ पे r = a + b नहीं होगा। वहां पे आप फॉर एग्जाम्पल ला ऑफ कोसाइन भी लग सकते हैं, ला ऑफ साइन भी लग सकते हैं, पैरेललोग्राम जो ला है यानी पैरेललोग्राम जो ला है वो भी लग सकते हैं। इस तरीके से आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो मेथड है वो भी लग सकते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इसलिए यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल को अप्लाई करते हैं कि जब वेक्टर एक डायरेक्शन में ना हो, उसका डायरेक्शन चेंज, एक का डायरेक्शन ऊपर है दूसरे का डायरेक्शन नीचे, यानी डायरेक्शन जो है वो चेंज है किसी भी वेक्टर का, तो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन के थ्रू हम उसको आपस में ऐड नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपने क्या करना है, टू टेल रूल को अप्लाई करना है और उसका जो न्यूमेरिकल है, उसका जो भी क्वेश्चन है, आप इस रूल के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या कहा, r = a + b, ये उस वक्त लगा सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने a और b वेक्टर दिया और उसका डायरेक्शन बिल्कुल x है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो a की डायरेक्शन। उम्मीद है हेड टू टेल रूल समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं, आपके पास जो दूसरा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने इसको क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स बुक है वहां पे आपने इसको डिटेल से डिस्कस किया है कि आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ है वो क्या है, वो एडिशन में भी आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेक्टर की टर्मिनोलॉजी में आपके पास कम्यूटेटिव लॉ क्या है। तो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल वही है, a + b = b + c, यानी दो वेक्टर को आपने आपस में ऐड किया, 3 + 4 = 7 आएगा, लेकिन 4 + 3 = वो भी 7 आएगा। यानी यहां पे इसका मतलब ये है कि अगर आपने वेक्टर का जो ऑर्डर है वो अगर आपने चेंज भी किया तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, उसको अगर आपने ऐड किया तो उसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, The sum of vector addition remains same irrespective of the order of vector। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वेक्टर का यानी ऑर्डर चेंज किया, a + b था आपने उसको b + a किया, तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। आगे मैंने लिखा है मैथमेटिकली यानी a + b = b + c। और आपने क्या करना है, जब भी आपके पास वेक्टर गिवन होगा, ये एरो का जो सिंबल है यानी ये जो एरो इसके टॉप पर मैंने यानी मेंशन किया हुआ है, यह आपने लाजमी लगाना। अगर आपने नहीं लगाया तो आपसे नंबर काट सकते हैं आपके पास, यानी आपका जो टीचर है या बोर्ड की पेपर में, तो कोशिश करें वेक्टर के ऊपर आपने ये एरो लाजमी लगाना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस तरीके से भी आ सकते हैं या मैथमेटिकली a + b = b + a भी आ सकते हैं, ठीक है।
नंबर 1 यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने जब भी फॉर एग्जांपल फिजिक्स का जो कंसेप्ट है आप बगैर डायग्राम फिजिक्स को नहीं समझ सकते, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कमोडेटिव लॉ को समझने के लिए एक डायग्राम, और इस डायग्राम का नाम है आपके पास पैरालेलोग्राम लॉ भी कह सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट ईयर का बुक था उसमें था पैरालेलोग्राम लॉ, ठीक है। तो ये आपके पास पैरालेलोग्राम का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आपने ये पूरा जो कम्यूटेटिव लॉ है आपने समझने की कोशिश करनी है ना बराबर। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर भी, ये रिजल्टेंट है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बना, ठीक है। अब ये जो आपके पास ट्राइंगल है, यहां से लेकर ये ऊपर का जो हिस्सा है, यानी ए और बी और आर, और इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया WXY। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के मुताबिक R इक्वल टू A+B। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल के मुताबिक R बराबर है A+B के, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। उसके बाद आपके पास ए ट्राइंगल WYZ, ये W है, ये Y है और ये Z, यहाँ पे ये नीचे जो हिस्सा है W Y और Z। इस ट्राइंगल की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास R इज इक्वल टू B+A, क्योंकि पहले B वेक्टर है उसके बाद A वेक्टर। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया, ये A+B इज इक्वल टू R है और B+A इज इक्वल टू R, यानी A+B ये रहा, और इस R की जगह आपने क्या लगाया, B+A। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ये आपके पास इसका प्रूव है, और ये डायग्राम आपने लाजमी बनाना है क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड को आपने क्या करना है, आपने एक फॉर एग्जांपल लाइन बनाना है, उसको आपने वेक्टर, यानी वेक्टर को वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, एक लाइन आपने बनानी। अगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो लाइन का जो लेंथ है उसको आपने बढ़ाना है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 3 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।